हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। तो करंट अफेयर के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये टॉपिक्स हैं जिसको मैं कवर करूंगा। आपको भी पता है कि मेरे जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं वो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप जैसे अदर करंट अफेयर्स के वीडियोज़ होते हैं कि एक MCQs टाइप में दे दिया जाता है एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन में दिया जाता है। जनरली मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उस पैटर्न को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कुछ सीखने के मोड पे हैं, ठीक है, कुछ जानना चाहते हैं। जिस टॉपिक को फॉर एग्जांपल मैं ब्लू फ्लैग टैग की बात करूँगा तो वहाँ पे अभी आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके 4 ऑप्शन दे देता हूँ तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका सीधा ध्यान उन चारों ऑप्शंस में होगा और उसके बाद जाकर के मैं एक आंसर बताऊँगा आपको कि ये करेक्ट आंसर है। तो आपका दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं वो तीनों ऑप्शंस भी रहेंगे, बट प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ आपका ज़्यादा ध्यान उस ऑप्शन पे है, आंसर पे है। तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी आप सीखना चाह रहे हैं। तो मैं ब्लू फ्लैग टैग में फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ब्लू फ्लैग टैग का मैंने टॉपिक उठाया और मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि किस 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग मिला। और आपको जब भी ब्लू फ्लैग उस पर्टिकुलर ईयर में अगर आप कोई एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और ब्लू फ्लैग टैग की बात आएगी तो एग्जैक्टली आपके दिमाग पर क्या छपेगा कि बस वो दोनों। इससे ज़्यादा वो बाकी के 3 ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं नाम है वो नहीं आएगा, तो कन्फ्यूज़न होने के चांसेस कम है। हाँ, ये चीज़ जब MCQs के फॉर्मेट में होता है, ये चीज़ आपके लिए कारगर कब सिद्ध होता है, जब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आप एक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न पे दे रहे हैं, तो आप बहुत अभ्यस्त होते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि लिटिल बिट जैसे कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन हो तो 4 ऑप्शन बताने से बेटर है कि आप एग्जैक्ट बता दो तो बंदे को एग्जैक्ट याद है। इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। खैर, बाकी आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में करंट अफेयर देखना या सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहले टॉपिक पे, दैट इज़ ब्लू फ्लैग टैग। ब्लू फ्लैग टैग, देखिए ये एक टैग है जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस टैग है, जो किसको दिया जाता है? 3 चीज़ों को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। बीचेस, मरीनाज एंड टूरिज्म बोट्स। पूरे दुनिया भर में अगर बीचेस हैं, मरीनाज है और टूरिज्म बोट है तो ब्लू फ्लैग टैग इनको दिया जा सकता है अगर कुछ कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करें। कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल है, कितना अच्छे तरीके से उस बीच की साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, वो सारी चीज़ करी जा रही है और वहाँ के इकोसिस्टम को कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जब ऐसी सिचुएशन इन तीनों एरियाज़ में से कहीं पर भी दिखाई देती है तो उसे ब्लू टैग का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर है? अब ये टैग जो दिया जाता है ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है आपका 1987 से, करेक्ट। अब ये टैग ग्रांट कौन करती है? इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं? FEE। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, आपको भी पता है कोपेनहेगन कहाँ की कैपिटल है? डेनमार्क की। ठीक है, अब ये एक NGO है। नाउ ये इतना प्रेस्टिजियस टैग है, जब किसी बीच को मिलता है, अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे इस पर्टिकुलर चीज़ पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टैग किया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया कि भारत के 2 बीचेस को ये टैग ग्रांट हुआ है, करेक्ट। अब NGO इसे प्रोवाइड तो करती है, लेकिन जो टैग दिया जाता है हर साल, उसकी सिलेक्शन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स करते हैं, करेक्ट। लाइक IUCN, यूनाइटेड नेशन की WTO, दैट इज़ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। यूनेस्को के जूरीज होते हैं, तो इसमें बहुत बड़े लेवल के बड़े यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जूरी मेंबर्स जो होते हैं वही जाकर के सेलेक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हो जाता है। नाउ ब्लू फ्लैग टैग किस इंडियन 2 बीचेस को मिला है? उसका नाम है मिनिकॉय, थुंडी आइलैंड, सॉरी नॉट थुंडी बीच, एंड सेकंड वन मिनिकॉय थुंडी बीच, एंड द सेकंड वन इज कदमत, करेक्ट, कदमत बीच। अब ये दोनों बीच कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप पे, लक्षद्वीप आइलैंड के पार्ट है, करेक्ट। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है मिनिकॉय या थुंडी बीच कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप आइलैंड में, और इसे ब्लू फ्लैग टैग दिया हुआ है दोनों बीच लक्षद्वीप में है। इंडिया के अंदर ये इसको मिला करके टोटल 12 ऐसे बीचेस हैं जिसे ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। टोटल 8 बीचेस को 2020 में टैग दिया गया था और 2 2011 में दिया गया था, सॉरी 21 में, एंड 2 इस साल ग्रांट किया गया है। और ये जब 2020 में ग्रांट किया गया था 8 बीचेस को एक साथ, ये पूरे दुनिया भर में पहली बार ऐसा था कि किसी कंट्री के 8 ऐसे प्लेसेस को ब्लू टैग का अवार्ड दिया गया था, करेक्ट।
2021 में जो 2 आइलैंड को, बाकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद करना चाहें तो अब मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 तो ये याद हो ही गए हैं 2022 के। और 2021 के अगर मैं बीच की बात करूँ तो दैट इज़ एडन बीच। ये कहाँ पे है? पौंडीचेरी में, जिसका नाम आज के डेट में पुडुचेरी है, करेक्ट, एडन बीच। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कोवलन बीच, ये है तमिलनाडु में, करेक्ट। इन दोनों को 2021 में दर्जा दिया था। मे भी हो सकता है एग्जाम में ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 2021 के अंदर इन 2 बीचेस को दिया। कभी कभी बैक चले जाते हैं एग्जाम पूछने वाले, और उसके बाद ऐसे ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और आप 2022 का याद रखेंगे और 2021 का वो पूछ लेंगे। बाकी 2020 का 8 याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। अब मरीनास क्या होता है? देखिए, मरीनास होता है एक छोटे हार्बर, बहुत छोटा सा हार्बर होता है जहाँ पे बड़े बड़े टूरिज़्म के बोट्स होते हैं जिसको पार्क किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मरीनास। और टूरिज़्म बोट वो होते हैं जैसे याच हो गई बड़ी बड़ी, जो टूरिज़्म के लिए यूज़ करी जाती है, तो उसको भी ये ब्लू टैग का अवार्ड देते हैं, करेक्ट। पूरी दुनिया भर में दिया जाता है। तो पूरे इंडिया में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बीचेस को ब्लू फ्लैग का टैग मिला हुआ है, तो टोटल 12 बीचेस को मिला हुआ है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वन वेब, ठीक, राइट, वन वेब, ये क्या है? सैटेलाइट मिशन। नाउ रिसेंटली इसरो की कमर्शियल आर्म विंग है, दैट इज कॉल्ड NSIL, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, इसरो की एक कमर्शियल आर्म है जो किसी सैटेलाइट को भारत के लॉन्च व्हीकल से भेजती है। जैसे लाइक फ्रांस की एरियना है, वहाँ से भेजा जाता है। जैसे हम लोग भी अपनी सैटेलाइट्स को जब भी भेजना होता था, हेवी सैटेलाइट्स को, तो वहाँ से भेजते थे। लाइक दैट US के अंदर प्राइवेट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, एलन मस्क की, आपको भी पता है, ठीक है, दैट इज़, तो वो भेजते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है ये, करेक्ट, बनाई गई थी, बट इस किसी भी मिशन को कमर्शियली लॉन्च करने के लिए, करेक्ट, वन वेब सैटेलाइट मिशन। अब ये मिशन जो है आपको समझना है, इसमें की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं। ये मिशन है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड की, इंग्लैंड, और जॉइंट कोलैबोरेशन है भारतीय एयरटेल की, करेक्ट। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट और भारतीय एयरटेल मिल करके सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं, करेक्ट। कहाँ? पूरे किधर भेज रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में, जिससे क्या होगा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सकती है, करेक्ट। तो इस बार जो सैटेलाइट भेजा गया है इस पर्टिकुलर मिशन से, वो टोटल कितने सैटेलाइट्स हैं? 36 सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसकी वेट कितनी है? 5790 kg के आसपास, करेक्ट, याद रखिएगा ये। अब इस बार का जो मिशन में 36 सैटेलाइट जा रहे हैं, वहाँ पे भारतीय एयरटेल के जॉइंट कोलैबोरेशन है, क्योंकि इन्वेस्टर है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, भारतीय एयरटेल भेजा जा रहा है। और इस पर्टिकुलर मिशन में अभी तक लगभग 400 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख रहा हूँ, वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। और इसमें टोटल 648 सैटेलाइट्स जाने हैं, 648 सैटेलाइट्स को भेजा जाना है। ये ऑलमोस्ट बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है मिशन। नेक्स्ट ईयर तक इतने सारे सैटेलाइट्स भेज दिए जाएंगे, करेक्ट। अब जब ये सैटेलाइट भेजा गया तो न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? GSLV का आपने नाम सुना होगा, GSLV Mark 3, करेक्ट। सो GSLV Mark 3 इंडिया की हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल कही जाती थी। GSLV दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। अभी तक इस पर्टिकुलर मिशन ने इसको इंक्लूड करके टोटल 4 सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नाउ इसका नाम इस बार चेंज कर दिया गया। जब ये वन वेव सैटेलाइट मिशन को भेजा गया तो इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? दैट इज MLV 3, करेक्ट, MLV 3 मार्क लॉन्च व्हीकल, करेक्ट, ठीक है, 3। अब इसको क्यों किया गया? क्योंकि ये जो सैटेलाइट गई है ये कहाँ गई है? लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी गई है। लेकिन पहले नाम क्या था? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल ये है हाई अर्थ ऑर्बिट का पार्ट। तो जब हम हाई अर्थ ऑर्बिट पे नहीं भेज रहे हैं तो उसका नाम हम GSLV क्यों रखें, इस वजह से इसको चेंज कर दिया गया। और ये पर्टिकुलर
जो MLV-3 है ये कितने वेट तक के पेलोड को भेज सकती है, इसलिए इसको हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये टोटल कैरी कर सकती है 8000 kg ऑफ पेलोड। और पेलोड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सैटेलाइट्स ही होंगे, ठीक है। बट ये 8000 कहाँ भेजा जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और जब सेम लॉन्च व्हीकल किसी सैटेलाइट को भेजेगी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल में या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल में भेजेगी, तो उस टाइम पे ये कितना पेलोड लेके जा सकती है, 4000 kg ऑफ पेलोड। वो किधर, हाई अर्थ ऑर्बिट। इसी को हाई अर्थ ऑर्बिट भी बोला जाता है। ऑर्बिट और बाकी सारी चीज़ों पे लाइक सैटेलाइट्स कैसे भेजे जाते हैं, लॉन्च व्हीकल क्या होता है और ऑर्बिट्स कैसे वर्क करते हैं, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा 1-2 दिनों में, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो न्यूज़ है करंट अफेयर का वो ये है कि OneWeb सैटेलाइट मिशन के अंदर 36 सैटेलाइट को भेजा गया इंडिया के इसरो ने, और वो भी सक्सेसफुली। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल पुराना नाम था, तो ये भी आप याद रखिएगा, MLV-3 पे भेजा गया। इसका एग्जैक्टली नाम है MLV-3M2, ठीक है, भेजा गया। और इसकी वेट कितनी है, 5790 kg, तो 8000 तक जा सकता है, इतना भेजा गया, करेक्ट है, ठीक है। और कहाँ पे इसको सिचुएट किया गया, लो अर्थ ऑर्बिट में। अब ये घूमेगी लो अर्थ ऑर्बिट पे और हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क को और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए बेनिफिशियल होगी, करेक्ट है, ठीक है। तो टोटल अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लॉन्च व्हीकल ने सबसे पहला मिशन किसको भेजा गया था, तो दैट इज़ चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 का मिशन जब भेजा गया था 2019 में, तो इस लॉन्च व्हीकल की वो पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी। दूसरी बात क्या याद रखना है, ये 3 स्टेज है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 3 स्टेज, जिसमें 2 सॉलिड फ्यूल स्ट्रैप ऑन होंगे जो साइड में लगे होते हैं, ठीक है, एंड 1 लिक्विड फ्यूल होगी एंड 1 क्रायोजेनिक फ्यूल। तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, करेक्ट। सबसे हेवीएस्ट पेलोड ले जाने वाली। इससे पहले क्या होता था, इंडिया को फ्रांस के एरियाना लॉन्च व्हीकल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था जब उनको बहुत भारी सैटेलाइट्स को भेजा जाना रहता था 4000 kg से ऊपर। लेकिन इंडिया ने जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो क्रायोजेनिक इंजन पे चलती है, आपने अगर रिसेंटली रॉकेट देखा होगा, रॉकेटरी मूवी, तो उसमें बहुत अच्छे से लॉन्च व्हीकल के बारे में, क्रायोजेनिक मिशंस के बारे में बहुत अच्छे से, आर माधवन की मूवी है, वेरी बहुत अच्छी मूवी है, आपको टाइम मिले तो आप जाकर के देखिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है। 3 ऑर्बिट होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे ही सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। और लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ तक जाती है, 12000 अर्थ के सरफेस से 12000 किलोमीटर से नीचे अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। और उससे ज़्यादा 37000 तक अगर हम चले जाएंगे तो उसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट। लाइक इस तरीके से मैं आपको ऑर्बिट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप। और दूसरा एक और बात बताता हूँ, ये 36 सैटेलाइट, ये फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट थी सैटेलाइट की। फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ हेवी के लिए, बिकॉज अभी तक इस लॉन्च व्हीकल ने, अभी तक सब कुछ गवर्नमेंट के बनाए हुए सैटेलाइट्स को भेजा गया था, इंडिया के सैटेलाइट्स को वहाँ पे भेजा गया था, लाइक चंद्रयान-2। बट ये फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट है हेवियर सैटेलाइट्स के लिए, और इससे इंडिया वन ऑफ द प्लेयर बन गया है स्पेस की कमर्शियल मार्केट में। लाइक बड़े बड़े कंपनीज़ को कम्युनिकेशन सैटेलाइट, गूगल को, सभी को सैटेलाइट्स भेजने पड़ते हैं। तो अब इंडिया से वो लॉन्च व्हीकल, जैसे लाइक इंग्लैंड ने इंडिया की लॉन्च व्हीकल को यूज़ किया है, तो ये कमर्शियल मार्केट में नाउ इंडिया बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर इवन हेवीएस्ट सैटेलाइट के लिए, जो अभी तक नहीं था, करेक्ट। और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट है किसकी, MLV-3 की। आई होप यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हलीम, हैदराबादी हलीम। देखिए हैदराबादी हलीम एक मटन से बनाई जाने वाली डिश है, जिसको 2009 के अंदर या 11 के अंदर GI टैग ऑलरेडी ग्रांट कर दिया गया है, ठीक है। GI टैग आपको पता ही है कि लाइक ओरिजिनल ओरिजिन के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट GI टैग प्रोवाइड करती है, यूनिक, करेक्ट। तो हैदराबादी हलीम ने जीता है अभी रिसेंटली मोस्ट पॉपुलर GI टैग अवार्ड। अब देखिए ये एक अवार्ड है, ये कोई टैग नहीं है, ये अवार्ड है, मोस्ट पॉपुलर। अब पॉपुलर है इसका मतलब ये जो अवार्ड है वो पब्लिक के वोटिंग के आधार पे लिया गया था। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट पॉपुलर GI टैग अवार्ड किसने जीता है। 1 मिनट के लिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा कि ऐसा नहीं है कि हैदराबादी हलीम को ही लगा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपको कंप्लीट पढ़ना है। हैदराबादी हलीम को GI मोस्ट पॉपुलर GI टैग अवार्ड तो मिला है, बट अंडर विच कैटेगरी, अंडर
फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी, अगर आपको ये कैटेगरी दिखे तभी ही आप एग्ज़ाम में हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड फूड एंड एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर ही आप टिक करेंगे। करेक्ट। इस बार 4 ऐसे विनर्स हैं, लाइक मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड इन डिफरेंट कैटेगरी। एक कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, दूसरी कैटेगरी है जीआई टैग इन मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसको मिला है? ये आपको मिला है मैसूर सैंडल सोप, चंदन की साबुन जो है उसे मिला है। करेक्ट, कर्नाटका, याद रखिएगा। थर्ड वन इज नेचुरल कैटेगरी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड इन नेचुरल कैटेगरी। ये एक अलग सी कैटेगरी है। इसमें किसको मिला है? इसमें मिला है यूपी के चूना बलुआ पत्थर को नेचुरल कैटेगरी के अंदर मिला है। एंड फोर्थ वन इज जो कैटेगरी है वो है हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? ये आपको मिला है तंजावुर आर्ट प्लेट। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आप ऐसे देखेंगे कि द मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड गोज टू हैदराबादी हलीम, बट ये भूल जाते हैं कि किस कैटेगरी में। मे भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड अंडर नेचुरल कैटेगरी, आप जीआई हलीम को टिक करके आ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बार जो ये मिला है आपको अवार्ड दिया गया है वो इन 4 पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिला है। जीआई हलीम हैदराबाद की एक बहुत अच्छी मटन की डिश होती है जो गेहूँ, दाल और मटन से मिला करके बनाई जाती है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसने ये अवार्ड जीता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, एल्युमिनियम फ्रिट। सर यहाँ स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम फ्रिट रेक्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भारत की पहली, इंडियाज़ फर्स्ट एल्युमिनियम फ्रिट रेक इनॉग्रेट करी है। कहाँ पे? इनॉग्रेटेड इन भुवनेश्वर। ठीक है, दैट इज उड़ीसा, भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। एल्युमिनियम फ्रिट रेक, रेलवे की रेक किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक पूरी ट्रेन, चाहे वो पैसेंजर रेक हो या फ्रीट रेक हो, पैसेंजर का मतलब जिसमें पैसेंजर जाते हैं, और फ्रीट जो मालगाड़ी होती है। रेक का मतलब होता है, एक तो कोचेस होती है, मैं कोचेस की बात नहीं कर रहा, रेक की बात कर रहा हूँ। एक पूरा ट्रेन जो होता है, लाइक इंजन से लेकर के एक पूरा ट्रेन, जिसमें मान लिया जाता है कि 50 कोचेस हैं, 50 बोगियाँ लगी हुई हैं, उस पर्टिकुलर 50 बोगी को या कोचेस को हम क्या बोलेंगे? एक रेक। तो पहली बार भारत की पहली एल्युमिनियम से बनी हुई फ्रीट रेक का इनॉग्रेशन किया गया भुवनेश्वर से। तो इसका मतलब है कि पहली एल्युमिनियम है, तो अभी जो कोचेस बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? वो बनते हैं स्टील से। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम फ्रीट रेक को बनाने के पीछे भारत गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि देखिए, ये थोड़ी सी लाइटर होती है, हल्की होगी। अब हल्की होने की वजह से कम 180 टन्स ऑफ पेलोड अगेन या फिर गुड्स इस पे कैरी किया जा सकता है, क्योंकि जब रैक का वेट घट जाएगा तो हम सामान का वेट को बढ़ा देंगे, तो इससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा होगा, भारत सरकार को फ़ायदा होगा, पहली बात तो। दूसरा, कार्बन एमिशन कम होगा, क्योंकि स्टील बनाने में जितना कार्बन फुटप्रिंट जाता है या कार्बन एमिशंस होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कितना एक रैक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है लाइफ साइकिल में 14,500 टन्स ऑफ CO2 को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना टन ऑफ CO2 एक रैक की लाइफ स्पैन में कम करी जा सकती है। एक तो बनाने में कम होगा कार्बन एमिशन, और दूसरा जब ये चलेगी तो भी कार्बन एमिशन कम होगा, क्योंकि वेट कम है इस वजह से। ठीक है, तीसरा, टर्निंग में हेल्प होगी। जब कभी भी आज की ट्रेन को बहुत शार्पली टर्न किया जाता है तो स्पीड कम रखी जाती है, लेकिन जब टर्न किया जाए और एल्युमिनियम से बनी हुई फ्रीट रेक होगी तो बहुत स्पीड में भी टर्न किया जाएगा, इससे वो अपनी पटरी को छोड़ेंगे नहीं। ये एक फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा इस वजह से लॉन्च किया गया। नाउ गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो एल्युमिनियम की पैसेंजर ट्रेन को भी निकालेंगे। करेक्ट, और वो होगी ट्रेन वंदे भारत, जो नेक्स्ट ईयर तक आपको देखने को मिलेगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट।
नेक्स्ट टॉपिक G20 कल्चर ट्रैक। देखिए रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो G20 की मीटिंग होने वाली है, एनुअल समिट जो होती है, तो उसके साथ साथ इंडिया 5 मीटिंग कंडक्ट करेगी। कितने? 5 मीटिंग कंडक्ट करेगी इंडिया के अंदर, वो भी कल्चर ट्रैक पे। अब ये G20 कल्चर ट्रैक क्या है? 5 मीटिंग जो इंडिया की 4 प्लेसेस में, 4 प्लेसेस पे कंडक्ट करी जाएगी, उसी 4 प्लेस को क्या कहा गया है? कल्चर ट्रैक। ठीक है। और क्यों करा जा रहा है? इससे इंडिया की टूरिज्म सेक्टर बढ़े, इसलिए उन्होंने 4 अलग अलग जगहों पे ये मीटिंग भारत ने रखी है। ठीक है, कि डिग्नेटरीज आएंगे, लाइक हाई डिग्नेटरीज की मैं बात नहीं कर रहा, डिग्नेटरीज जाएंगे और अलग अलग मीटिंग जो होती है मिनिस्ट्रियल लेवल पे वो कंडक्ट करी जाएगी। करेक्ट। तो 4 प्लेसेस कौन है इस पर्टिकुलर कल्चर ट्रैक में, ये आपको जानना है। पहला है ताजमहल, आगरा। करेक्ट, दैट इज इन यूपी। नेक्स्ट इज खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है? खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वन इज द कोणार्क सन टेम्पल, दैट इज इन उड़ीसा। भुवनेश्वर में लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट प्लेस यही है। एंड द फोर्थ वन इज हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कर्नाटका। हम्पी एक जगह है कर्नाटका। ये 4 G20 के कल्चर ट्रैक का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट। चारों में कॉमन क्या है? सभी के सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है। नाउ G20 की जो एनुअल समिट मीटिंग होने वाली है इस साल नवंबर में, वो कहाँ पे होने वाली है? बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आपसे, G20 की 2023 की जो एनुअल समिट होने वाली है वो इंडिया के किस सिटी में होने वाली है? कमेंट करके आप बताएं। क्लियर? ठीक है। 2022 का ये है, 2022 की जो एनुअल समिट मीटिंग होने वाली है G20 की। आपको पता है G20 में इंडिया भी एक मेंबर कंट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज दोनों मिल करके 80% ऑफ द GDP का कंट्रीब्यूशन होता है। सो G20 इज़ अ वेरी वन। और ये जो एनुअल समिट होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी इवेंट होती है। तो 2022 का जो होने वाला है वो बाली, इंडोनेशिया में होने वाला है। तो 2023 जो इंडिया में होगा, इंडिया उसे होस्ट करेगी 2023 की समिट, तो वो इंडिया के किस शहर में होगा? और ये जो कल्चर ट्रैक है G20 का वो इस साल के लिए है। करेक्ट। तो ये कल्चर ट्रैक पे 5 मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। नाउ कुछ फैक्ट्स मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपको पता ताजमहल कब बनाया गया, किसने बनाया गया, यूपी में है एटसेट्रा, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है और इसको किसने बनाया? देखिए इनको बनाया गया था चालुक्य डायनेस्टी के रूलर के द्वारा। ठीक है, चाणक्य डायनेस्टी, ये आपको याद रखना है। कब? ये अप्रॉक्सीमेटली 950 AD से लेके 150 AD के बीच में खजुराहो का टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। करेक्ट। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पे 2 टाइप के टेम्पल्स हैं। एक तो हिंदू टेम्पल्स भी हैं और जैन टेम्पल्स भी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है। कभी में भी खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये भी आपको पता होगा, दैट इज कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, खजुराहो के अंदर ही है। क्लियर? लिख लीजिए इसको। ठीक है। चलिए, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ओके। नेक्स्ट वन इज कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल भुवनेश्वर के आसपास ही है, 50 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये कोणार्क सन टेम्पल कब बनाया गया था और किसने बनाया था? ये देखिए, ये बनाया था ईस्ट गंगा डायनेस्टी के रूलर ने। ये ईस्ट गंगा डायनेस्टी के कौन से रूलर ने इसका कंस्ट्रक्ट करवाया था? नरसिम्ह देव वन। नरसिम्ह देव वन ईस्ट गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। इन्होंने बनाया था कोणार्क सन टेम्पल। अब कोणार्क का मतलब क्या होता है? कोन मीन्स कॉर्नर और आर्क मीन्स सन। करेक्ट। तो कोणार्क सन टेम्पल जो बना हुआ है, इससे यूरोपियंस क्या बोलते थे? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा, पगोड़ा मीन्स रथ, क्योंकि ये जो टेम्पल है इसमें रथ है एक बड़ा सा, जिसमें 7 घोड़े अटैच्ड हैं, 7 हॉर्सेस, और टोटल जो व्हील्स हैं वो कितने हैं? 12 व्हील्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मार्वलस आर्किटेक्चर है, पत्थर से बनाया हुआ है। करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि
आरबीआई के किस नोट पे कोणार्क सन टेम्पल को डिपिक्ट किया गया है? कौन सा डिनोमिनेशन की वो नोट है जिस पे कोणार्क सन टेम्पल? वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत देश में जितने भी नोट जारी किए जाते हैं उस पर एक भारत की इम्पॉर्टेंट जगह की उस पर चीज़ है या इवेंट की पिक्चर्स लगी हुई हैं, आपको सभी याद करने हैं। तो मैंने पूछा कोणार्क सन टेम्पल किस पर्टिकुलर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोट पे इसका पिक्चर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए अब देखिए, ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये गोल्डन कॉरिडोर का भी पार्ट है उड़ीसा का, जहाँ पे पूरी आती है, भुवनेश्वर आती है, और ये कोणार्क सन टेम्पल भी इंक्लूड होता है। तो बहुत टूरिज्म के लिए परफेक्ट जगह है। नाउ हम बात करते हैं हम्पी के बारे में। ठीक है, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हम्पी। हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम्पी कैपिटल किसकी थी? हम्पी थी कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर, करेक्ट। अब विजयनगर एम्पायर के फाउंडर का नाम क्या है? ये मेडावल हिस्ट्री पे मैं आपको जस्ट एडेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन थे? दो ब्रदर्स थे, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का। अब विजयनगर एम्पायर में टोटल 4 डायनेस्टीज भी थी, ये भी आप याद कर लीजिएगा। 4 डायनेस्टी कौन कौन से? पहली थी संगमा डायनेस्टी। अब ये दोनों ब्रदर इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसके बाद आई सुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, तुलुवा डायनेस्टी। एंड द लास्ट वन थी अरिवेडु डायनेस्टी। अब ये जो पर्टिकुलर हम्पी का टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 85 टेम्पल्स बनाए गए थे, जिसमें सर्वाइविंग स्टेट पे 25 टेम्पल्स हैं, करेक्ट। अब ये जो टेम्पल बनवाया गया था वो तो तुलुवा डायनेस्टी के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर थे, कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय वन, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था 4 डायनेस्टी। और इस 4 डायनेस्टी की जब अरिवेडु थी, यहाँ से जब कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है तो ऑलरेडी विजयनगर एम्पायर बहुत वीक हो जाता है। और अरिवेडु जब डायनेस्टी थी तो इसके बाद एक बैटल होती है। ये बैटल भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है, और इसी बैटल के बाद विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ना एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ कि विजयनगर एम्पायर इंडिया के अंदर किस डायनेस्टी के समय या किस एम्पायर के समय ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी? ठीक है, उस समय इंडिया का रूलर कौन था? किसके ऋण में ये डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे वहाँ से उन लोगों से अधीन थे। एंड देन उसके बाद हरिहर बुक्का ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके यहाँ विजयनगर एम्पायर को, और इंडिया के हिस्ट्री में, मिडावल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट। तो ये इतना मैंने एक एडेड इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको विजयनगर एम्पायर से। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 जगह जो है वो G20 कल्चर ट्रैक का हिस्सा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गलापागोस आइलैंड। देखिए, न्यूज़ में है गलापागोस आइलैंड, मैं बताऊंगा क्यों न्यूज़ में है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं ये गलापागोस आइलैंड है कहाँ। देखिए, ये साउथ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है, करेक्ट। और ये है इज़ अ पार्ट ऑफ इक्वाडोर कंट्री का हिस्सा है गलापागोस आइलैंड, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किस ओशन में है ये? सो बेसिकली ये पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है गलापागोस आइलैंड की, सो वो क्या है? दैट इज ये इक्वेटर पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जाइंट टॉर्टोइस है, और जाइंट टॉर्टोइस का ही स्पेनिश में नाम क्या होता है? गलापागोस आइलैंड। समझ में आई बात? गलापागोस आइलैंड इसी टॉर्टोइस के नाम पे रखा गया है, करेक्ट। नाउ जाइंट टॉर्टोइस अपने आप में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि ये आइलैंड की चार्ल्स डार्विन, आपको भी पता है इंग्लैंड के एक नेचुरलिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने इसी आइलैंड पे जा करके 1800 के टाइम पे रिसर्च किया था, और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने यहीं से जारी करी थी, यहीं के स्टडीज़ के बेस पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जारी की थी। और जाइंट टॉर्टोइस को ही की उन्होंने स्टडी करी, और अपने आप में वहाँ पे जितने स्पीसीज थे उन्होंने स्टडी करी, डार्विन। और डार्विन ने इस पर्टिकुलर आइलैंड को कहा था खुद में अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ।
ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डार्विन ने किस जगह को, किसको, किस पर्टिकुलर प्लेस को या किस आइलैंड को कहा था अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। ये आइलैंड अपने आप में एक दुनिया है। क्यों दुनिया है? क्योंकि यहाँ पे जितनी स्पीसीज़ है और जितनी डाइवर्सिटीज़ है वो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर में कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मरीन रिजर्वायर है। करेक्ट। इतनी बातें गलापागोस आइलैंड से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब इस पर्टिकुलर आइलैंड को क्या कहा जाता है? लिविंग म्यूजियम। लिविंग म्यूजियम, करेक्ट। एंड अ वर्ल्ड ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। लिविंग म्यूजियम भी कहा जाता है इसे, लिविंग म्यूजियम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब गलापागोस आइलैंड क्यों है न्यूज़ में? इसे कहा गया है दैट इज दिस आइलैंड इज अ शील्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एक रिसर्च ने कहा है कि दिस आइलैंड एक्ट एज अ शील्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में आपको भी पता है कि जो टेम्परेचर है वो सी लेवल का, ओशन का या हमारे पूरे अर्थ के अंदर एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट ये आइलैंड के आसपास यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, घट रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं, इस वजह से ये सील्ड करके रखा हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? दैट इज़ कोल्ड ओशियनिक करंट। कोल्ड ओशनिक करंट, आपको पता है 2 तरीके की ओशनिक करंट होती है। करंट तरंगे जो समुद्र के अंडर वाटर में होती है, सरफेस पे भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। तरंगे जो जिसमें बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व होती है, लाइक टेम्परेचर, विंड और कोरियलिस फोर्स एटसेट्रा। ये सारी फोर्सेज इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से ये करंट पैदा होते हैं। 2 टाइप के करंट होते हैं, एक हॉट करंट एंड कोल्ड करंट। तो यहाँ पे जो कोल्ड करंट है इक्वेटर पे से निकल करके आती है, इक्वेटोरियल करंट, कोल्ड करंट, वही इस पर्टिकुलर आइलैंड को सील्ड करा हुआ है। इसी कोल्ड करंट की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कम है। करेक्ट। लेकिन रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि अगर ये ज़्यादा हद तक होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस भी देखने को मिल सकता है। करेक्ट। तो इस वजह से ये न्यूज़ है गलापागोस आइलैंड। करेक्ट, ठीक है। 2020 में चाइनीज़ भी वेसल्स पहुंची थी तो उस टाइम पे भी ये न्यूज़ में था, तो इस बार भी न्यूज़ में है गलापागोस आइलैंड। और अपने आप में हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। दिस इज़ द यूनेस्कोज फर्स्ट हेरिटेज साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब जब से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देना शुरू किया, सबसे पहले इस आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया क्योंकि इसे प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और पहली यूनेस्को की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन है? दैट इज़ गलापागोस आइलैंड। 1978 के आसपास में दिया गया था। करेक्ट। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर है। ठीक है। मैं ज्योग्राफी के अंदर मैं जब ओशनिक करंट पढ़ाऊँगा आपको तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल दे दूँगा। अभी इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना काफ़ी है। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल कंसेंट। नाउ जनरल कंसेंट, देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि जनरल कंसेंट किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो ये एसोसिएटेड है सीबीआई से। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने रीस्टोर कर दिया जनरल कंसेंट को। तो उससे पहले समझने के लिए आपको जनरल कंसेंट समझना पड़ेगा कि क्या है। देखिए, सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ ने सीबीआई को कंसेंट नॉट हर कंट्री, हर स्टेट इंडिया के अंदर सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दी है। सीबीआई एज अ प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्टेब्लिश्ड हुई है अंडर विच एक्ट? द दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, राइट, 1946। इसे डीपीएससी एक्ट बोला भी जाता है, 1946। इसी के आधार पे ये एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट। अब जब कभी भी कोई केसेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं सीबीआई को तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। करेक्ट। अब इन्वेस्टिगेशन मान लिया जाए कि वो केस किसी भी एक इंडिया के पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है तो सीबीआई उस स्टेट में जाएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, पहले परमिशन की रिक्वायरमेंट है। किससे? स्टेट से। ये एक्ट ऐसा बात करता है। ठीक है। तो 2 टाइप के कंसेंट होते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग। एक होता है जनरल कंसेंट और दूसरा होता है
स्पेसिफिक कंसेंट, ठीक है। अब समझिएगा आप कि रिसेंटली महाराष्ट्र ने रीस्टोर द जनरल कंसेंट, ठीक है, टू एसबीआई, सीबीआई को। मतलब अब अगर महाराष्ट्र में किसी भी तरीके के केसेस पे सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टोटल आज के डेट में 8 ऐसे स्टेट हैं जहां पे कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट है। विदाउट कंसेंट सीबीआई उस स्टेट के अंदर एंटर भी नहीं कर सकती है। इवन अगर एंटर कर भी जाएगी तो सीबीआई के कितने भी बड़े डिग्नेटरीज क्यों ना हो, कितने भी बड़े पोस्ट पे ऑफिसर्स क्यों ना हो, उस पर्टिकुलर स्टेट में वो एक आम नागरिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई ऑफिसर्स नहीं, कोई पुलिस टैग नहीं, नथिंग, ठीक है। ये एक यहाँ पे चीज़ें हैं। तो जब कभी अगर किसी स्टेट ने, जनरली क्या होता है कि सभी स्टेट जनरल कंसेंट दे देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जब शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था जनरल कंसेंट से। मतलब है कि आपको हर केस स्पेसिफिक पे आपको हर केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जनरल कंसेंट अगर मिल जाता है तो किसी भी तरीके की केसेस हो, कोई भी केसेस हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो ये था। लेकिन अभी शिंदे सरकार आई तो उन्होंने रीस्टोर कर दिया है, मतलब अब जनरल कंसेंट दे दिया गया है। अब कोई भी सीबीआई केस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, करेक्ट, एक बात। नौ, दूसरी, टोटल 8 ऐसे स्टेट हैं जिसने विड्रॉ कर रखा है, ठीक है, जिसने जनरल कंसेंट नहीं दे रखा है सीबीआई को, ठीक है। बहुत सारे स्टेट हैं, झारखंड भी उसमें से एक है, आपको कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, करेक्ट। नाउ द लेटेस्ट की अगर बात करें जिसने जनरल कंसेंट से विड्रॉ किया है तो वो है कौन? मेघालय, लेटेस्ट, ठीक है। महाराष्ट्र को तो रिस्टोर कर दिया गया, लेटेस्ट मेघालय। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वो फर्स्ट स्टेट कौन था जिसने विड्रॉ किया था, विड्रॉ कर दिया था जनरल कंसेंट से, मतलब परमिशन नहीं दी गई थी, जनरल कंसेंट जो है उसे विड्रॉ किया गया था, दैट इज़ मिजोरम। कब? 2015। मतलब कहने की बात यह है कि 2015 तक भारत देश में सीबीआई को किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। 2015 में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि मिजोरम ने जनरल कंसेंट से विड्रॉ कर लिया है, करेक्ट। तो ये है आपका जनरल कंसेंट, करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, ये हो गया आज के सारे टॉपिक कवर। मैं एक टॉपिक और कवर करा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी मैं कवर करा देता हूँ आपको। Now 8th topic will be DMH11. Now DMH11 क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप है, MUST मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड। GM मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कम से कम 18 ईयर्स आफ्टर, 18 साल के बाद किसी GM क्रॉप को, GM मस्टर्ड इज अ पार्ट ऑफ GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसको परमिशन मिला है फॉर प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है, सीड्स के लिए, सरसों के सीड, DMH11। अब देखिए GM क्रॉप है क्या? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि किस क्रॉप को अभी परमिशन दे दिया गया है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सीड्स, प्रोड्यूसिंग और कल्टीवेशन ऑफ सीड्स। तो आप बोलेंगे GM मस्टर्ड, ये 18 साल के बाद दिया गया है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ऐसा क्रॉप होता है जिस क्रॉप की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं होती है, तो उस क्रॉप के DNA को सीक्वेंस किया जाता है जीन इंसर्ट करके, ठीक है। इससे होता क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पहली बात, और बहुत सारे जो पेस्ट्स हैं, राइट, उससे लड़ा जा सकता है, ठीक है। नाउ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के अंदर ये सेकेंड ऐसी क्रॉप है जिसको परमिशन मिली है कल्टीवेशन के लिए। ओनली फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट क्रॉप कौन थी, या ओनली क्रॉप कौन थी इंडिया में अभी तक? दैट इज BT कॉटन को ये परमिशन ग्रांटेड है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ BT कॉटन, करेक्ट। अब ये जो परमिशन दी जाती है, UPSC के अंदर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि GM क्रॉप्स को कल्टीवेशन की परमिशन कौन सी बॉडी देती है? सो ये बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। बट UPSC के अंदर क्वेश्चन ये था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो किसी GM क्रॉप को कमर्शियल कल्टीवेशन या कल्टीवेशन की परमिशन देती है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? और मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत किया था, क्योंकि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
बहुत लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पे टिक करके लोग आ गए थे उस टाइम पे, 2014 की बात है ये। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी वो नोडल एजेंसी है। इवन जैसे आप देखेंगे जीएम मस्टर्ड को 2017 में ही भारत सरकार ने परमिशन दे दी थी, लेकिन भारत सरकार के परमिशन से कुछ भी नहीं होता, नो मैटर कि ये उसी के अंडर आती है, लेकिन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। तो भारत सरकार ने परमिशन दे दिया, इस वजह से नहीं है कि लाइक कि आप कमर्शियली कल्टिवेट कर सकते, जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, दिस इज द फाइनल नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो परमिशन देती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो जीएम मस्टर्ड को मिल गया। अब इससे होगा क्या, क्योंकि जीएम क्रॉप को कल्टीवेशन की परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके इतने साइड इफेक्ट है, लाइक फ़ायदे कम हो जाते हैं, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जैसे फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, जिस जगह पे इसको उगाया जाएगा वहाँ पे आपको पूरी तरह से स्कार्सिटी हो जाएगी, प्रोडक्शन मतलब ज़मीन बंजर हो जाती है, इस तरीके की समस्याएं देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है बहुत सारे, इस वजह से जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। 2017 या 16 के टाइम पे बीटी ब्रिंजल को भी परमिशन दी गई थी, लेकिन वापस प्रोटेस्ट करके उसे भी वापस ले लिया गया, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव्ड किया हुआ है कि बीटी ब्रिंजल कितना ज़्यादा खतरनाक है, एक ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, फूड सिक्योरिटी के लिए भी कितना ज़्यादा घातक है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि DMH11 क्या है, जीएम मस्टर्ड क्या है, किस पर्टिकुलर को परमिशन मिला, कौन देती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अब जीएम क्रॉप क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, लाइक, और बीटी कॉटन जो है, देखिए कोई भी क्रॉप, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड की जीन इंजीनियरिंग कैसे करी जाती है। अगर मान लिया जाए कोई किसी पेस्ट से वो इन्फेक्ट होता है, तो उसी का जीन निकाल करके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उससे एक सीड्स बनाई जाती है जिसी को प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉटन की बात करूं, तो कॉटन को कौन सा पेस्ट अफेक्ट करता है, इसे अफेक्ट करता है पिंक बॉलवर्म। ये भी एग्जाम में आ सकता है, कॉटन को कौन सा पेस्ट अफेक्ट करता है, पिंक बॉलवर्म, और इसी की जो जीन है, और उस जीन का नाम क्या है, बैसिलस थूरेंजेसिस, दैट इज कॉल्ड बीटी। बैसिलस थूरेंजेसिस को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये इंजेक्ट करने के बाद सीड क्या करती है, प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, और वो प्रोटीन इतनी जहरीली होती है कि जब पिंक वॉलवर्म, जब कॉटन का प्लांट होता है और ये पिंक वॉलवर्म उस कॉटन को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो इस प्रोटीन की वजह से वो खुद में मर जाता है, करेक्ट। तो ये एक इस वजह से हम कॉटन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं और प्लस प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर पाते हैं ना। एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लाइक बीटी ब्रिंजल है, करेक्ट, तो इसको कौन अफेक्ट करता है, इसको अफेक्ट करता है जो पेस्ट है, उसे हम बोलते हैं फ्रूट एंड सूट बोरर, ठीक है। तो इसकी भी इंजीनियरिंग करी जाती है, ब्रिंजल को यही अफेक्ट करता है। इसलिए आप देखते हैं कि बैगन काना होता है, उस पर छेद होता है, तो वो फ्रूट एंड सूट बोरर की वजह से होता है, जो बैगन के उत्पादन में बहुत बड़ी समस्या है। आप जब भी बैगन खरीदने जाते हैं ब्रिंजल, तो आप उसमें वो चेक करते हैं कि वो काना बैगन है या नहीं, क्योंकि काना का मतलब है कि वहाँ पर फ्रूट एंड सूट बोरर ने उसको इन्फेक्ट किया है, जो हमारे हेल्थ के लिए करेक्ट नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा ब्रिंजल बर्बाद होते हैं, तो इसी वजह से बीटी ब्रिंजल को यूज़ किया गया था, बट इस पे रोक लगा दिया गया। तो अभी दो ही, और इसको कल्टीवेशन जो है उसके सीड्स के लिए दिया गया, और बीटी कॉटन को तो कमर्शियल कल्टीवेशन की परमिशन दी गई है। कल्टीवेशन की भी परमिशन अलग अलग टाइप की होती है। तो आई होप मैं यहाँ पे आपको जीएम क्रॉप एक्सप्लेन करने में सक्षम रहा और ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्त या जितने भी एस्पिरेंट हैं आपके, उनके साथ आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के वीडियोस की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी इंक्रीज़ करूँ, और करंट अफेयर के अलावा भी मैं एक एक टॉपिक पे, लाइक वन वेव या किसी एक टॉपिक पे 10 से 15 मिनट का वीडियो, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, जिससे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।